बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 12th क्लास है हिस्ट्री, इसका लेसन नंबर 7 चल रहा है और उसके हमने अभी तक के 3 लेक्चर्स यानी 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने जो लास्ट लेक्चर यानी 3.A देखा था तो उसका हमको आगे कंटिन्यू इस लेक्चर में उसके बारे में मालूमात हासिल करनी है। तो हमारे लेसन का नाम है अदम नौ आबादकारी से इंज़माम की तरफ, ठीक है। और हम जो देख रहे थे उसमें हम जिस रियासत का इंज़माम हमको देखना है जिसे भारत में शामिल किया गया वो है हैदराबाद, ठीक है। हमने इससे पहले जूनागढ़ के बारे में मालूमात हासिल किए थे और हम जो मालूमात हासिल कर रहे हैं वो है हैदराबाद के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कि किस तरह से हैदराबाद के हालात रहे हैं। ये रियासत पहले मुग़लों के ज़ेर असर थी, फिर उसके बाद इन जो अंग्रेज़ों के साथ जिसने सबसे पहले मुआहदा किया था वो भी हैदराबाद यही रियासत थी, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि हैदराबाद जो है आज भी जो एक शाही शहर है तो ये उस दौर से ही है, क़दीम दौर से है, क्योंकि वहाँ के जो निज़ाम थे वो लोग बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे और उनकी वहाँ की जो थी उन्होंने जो काम किया था मीन्स एग्रीकल्चर के लिए या फिर जो कुछ भी था तो उनके जो मंसूबे थे, जो पॉलिसी थे, उसका नतीजा ये हुआ था कि हैदराबाद ये रियासत जो है इसने बहुत ज़्यादा तरक्की पाई थी और नतीजा इनके पास अपनी एक दौलत का ख़जाना था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि ये लोग यहाँ के निज़ाम अंग्रेज़ों को क़र्ज़ भी दिया करते थे। 9 करोड़ सालाना इनकम हुआ करती थी, 9 करोड़ उस ज़माने में। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी रकम है, ये एनुअल इनकम थी हैदराबाद स्टेट की, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर हमने देख लिए थे कि इस तरह के जो कुछ भी रहा था। अब आगे क्या हुआ था, 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हो गया था और वहाँ पर जो कुछ हमने देखा है कि किस तरह से 3 ऑप्शंस थे इन रियासत वालों को कि आप चाहे तो पाकिस्तान जाइए, इंडिया जाइए या फिर आज़ाद रहिए। तो अब हैदराबाद इस रियासत को पाकिस्तान में जाने का तो चांस था ही नहीं, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे जोग्राफियाई एतबार से तो इस तरह से ये बिल्कुल दरमियानी हिस्से में आएगा इंडिया के, ठीक है। तो अब ये पाकिस्तान में जाने का सोच ही नहीं सकता था। तो अब यहाँ पर हमने जो इनका बैकग्राउंड देखा, इनका जो शाही बैकग्राउंड है, तो उसकी बात पर से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तभी समझ में आ जाएगा कि इन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के निज़ाम ने जो है आज़ाद रहने का डिसीजन लिया, ठीक है। क्योंकि जो शाही लोग होते हैं वो किसी के अंडर रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। वही सिचुएशन यहाँ पर भी कमोबेश हुई कि इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम ना इंडिया में रहेंगे ना पाकिस्तान में, हम आज़ाद रहेंगे। लेकिन आज़ाद जब रहेंगे तो उसमें भी कैसा था कि बहुत सारे मसले थे ना, कि क्योंकि ये इंडिया के एक इस तरह से दरमियानी हिस्से में है और दरमियानी हिस्से में रहते हुए अगर आज़ाद रहेंगे तो एक मुल्क के अंदर एक दूसरा मुल्क पॉसिबल था नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा मसले पैदा होने वाले थे। और एक रियासत जो है हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत है, जोग्राफिकली भी अगर देखा जाएंगे तो ये इसका इलाका काफ़ी बड़ा है। फिर इस रियासत की एक और ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर कन्नड़, तेलुगु, मराठी बोलने वाले अवाम पर थी, ठीक है। मराठवाड़ा का इलाका भी उस टाइम पर जो है हैदराबाद में ही आता था, उसी स्टेट में आता था। तो अब ये तीनों बोलने वाले लोग के यहाँ पर अवाम थे। यहाँ का जो था हुक्मरान जो थे निज़ाम, उन्होंने क्या करना शुरू किए थे, कहा जाता है हिस्ट्री में जो लिखा गया है उसके मुताबिक कि इन निज़ाम ने जो है अवाम और शहरियों के जो है सियासी हक़ वो छीनने शुरू कर दिए थे। यानी कि जिस तरह से अवाम को हर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनको आज़ादी का हक़ रहना चाहिए, वो तमाम चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा निज़ाम का ज़्यादा कंट्रोल होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ की अवाम ने क्या किया कि अब ये हक़ हासिल करने के लिए वहाँ की जो है तेलंगाना का जो इलाक़ा था, वहाँ के निज़ाम जो है लास्ट वाले निज़ाम है, ठीक है, मीर उस्मान अली, और जो बाद में जो दूसरे हैं उनका नाम है क़ासिम रिज़वी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किरदार है अब जो कुछ आगे हम पढ़ेंगे उसमें का, ठीक है। लास्ट वाले जो निज़ाम रहेंगे वहाँ के ये मीर उस्मान अली और उनके एक मीन्स राइट हैंड समझ लीजिए वो थे क़ासिम रिज़वी। तो अब ये जो है यहाँ के जो हालात चल रहे हैं, हम आपको बताएं कि निज़ाम जिस तरह से शहरियों के सियासी समाजी हक़ छीन रहे थे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ की अवाम थोड़ा सियासी तौर पर ऑलरेडी बेदार हो ही चुके थे। 1947 में जो जंग आज़ादी के लिए जद्दोजहद किए थे वहाँ ये लोग मुत्तहिद हो ही चुके थे। तो इसका आगे जाकर ये हुआ कि स्वामी रामानंद तीर्थ
ये जो है अपने पास जो यूनिवर्सिटी भी है उन्हीं के नाम से है। तो इनकी रहनुमाई में यहाँ पर अलग अलग लोग मुत्तहिद होने लगे। तीनों रियासतों के जितने भी थे उनकी हिमायत जो थी स्वामी रामानंद तीर्थ को हासिल थी, और इन्होंने इसके ज़रिए से क्या कायम किया था, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस। ठीक है, उससे पहले तेलंगाना के इलाके में क्या कायम हो गई थी, आंध्रा परिषद, मराठवाड़ा के इलाके में महाराष्ट्र परिषद, और कर्नाटक के इलाके में कर्नाटक परिषद। और इन सब की जो नुमाइंदगी जो कर रहे थे, रहनुमाई जो कर रहे थे, वो थे स्वामी रामानंद तीर्थ। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर कैसा हुआ कि ये हालात चल रहे हैं कि इन्होंने आज़ादी का मुतालबा कर लिया है और अवाम के साथ वहाँ पर इस तरह के हालात है, अवाम भी इस तरह से मिक्स टाइप की है। और यहाँ पर अब ये लोग चाह रहे थे कि यहाँ के लोग अवाम कि वो लोग भारत में शामिल हो जाए, और ये सब किसके नुमाइंदगी में, किसकी रहनुमाई में एकजा हो गए, स्वामी रामानंद तीर्थ। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था आगे जाकर कि ये हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने हैदराबाद की रियासत को भारत में इंज़माम की तजवीज़ उन्होंने जो थी वो मंजूर कर ली। उन्होंने कहा कि हमको है तो भारत में शामिल होना है, और जो तजवीज़ थी वो उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हम इस पर तैयार हैं, हमको वही होना। लेकिन अब यहाँ पर निज़ाम को कैसा हो गया कि उसको ये लगा कि अगर मैं इस पर साइन कर दूँगा, ये मैं मान लूँगा, तो फिर यहाँ का नतीजा ये होगा कि हैदराबाद रियासत पर जो मेरा कंट्रोल है, मैं यहाँ पर जो बादशाह की हैसियत से हूँ, एक लिहाज से वो एक बादशाह की जैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे ना वहाँ पर, तो उनको ये लगा कि अगर फिर हम भारत में शामिल हो जाएंगे तो फिर मेरे सब इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे, और फिर मुझे भी है ना मीन्स उनके एक अंडर रहना पड़ेगा। यहाँ पर उनका जहन थोड़ा सा ये हो गया, उन्होंने ये चीज़ मानने को मीन्स उनका रुझान नहीं था। और यहाँ पर बताया जाता है कि निज़ाम का जो ये रुझान था या इसका ये जो सोच हुई थी, ये सोच बनाने में क़ासिम रिज़वी का किरदार बहुत अहम रहा। ठीक है, क़ासिम रिज़वी इन्होंने क्या किया था, जो मीर उस्मान अली जो लास्ट वाले निज़ाम थे उस्मान, उनके आसपास अपने बहुत सारे लोग रख दिए थे, और ऐसा एक उनका जहन कर दिया था कि नहीं, हमको है ना इस तरह से नहीं जाना है, अगर हम जाएंगे तो हमारे इख्तियारात भारत पूरे छीन लेगा, हमको आज़ाद रहना है। एक उनका ऐसा एक माइंड सेटअप बना दिया था। ठीक है, ऐसा हिस्ट्री में बताया गया है। तो अब उन्होंने ये सोचा कि अब ये जो कुछ हालात चल रहे थे, तो अब यहाँ पर किस तरह से होगा आगे का। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये हुआ, ये सब कुछ हालात जो चल रहे थे, हाँ ठीक है, यहाँ पर इंडिया की तरफ से ये चीज़ आई कि बातचीत के ज़रिए से पहले इसका हल निकालने की कोशिश की गई। ठीक है, डिप्लोमेसी जो कहा जाता है कि एकदम से है ना फटाक से एक्शन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है, हुकूमत जो होती है, कोई मुल्क के जो बड़े ओहदेदार जो होते हैं, ज़िम्मेदारान जो होते हैं, तो अभी अगर इन्होंने नहीं कहा निज़ाम ने चलो फिर उनके ऊपर अटैक कर देंगे और अपने ऊपर ये कर लेंगे, उनको कब्ज़ा कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, थोड़ा डिप्लोमेसी यानी सोच समझ कर फ़ैसला लेना होता है। तो पहले क्या किया गया, बातचीत से हल करने की कोशिश की गई, और उसके लिए उन्होंने ये कर दिया गया, अच्छा ठीक है, अगर आप ये चीज़ें जो है नहीं मानते हैं तो उस लिए हम क्या करेंगे कि आप लोगों को 1 साल का मौका देते हैं, 1 साल का मौका, उसके बाद हम आगे का तय करेंगे। ठीक है, किसने मौका दिया, ये इंडियन गवर्नमेंट ने मौका दिया निज़ाम को कि आपके पास 1 साल का वक्त है, इस वक्त में आप फ़ैसला कर लीजिए कि आपको भारत में शामिल होना ही। अब वहाँ का और ये भी एक हालत थे कि हैदराबाद जो रियासत है, वहाँ 85% जो थे उनकी तादाद जो है हिंदुओं की ज़्यादा थी, ये चीज़ थी। फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल उस दौर के हालात जो अगर देखेंगे तो वही टाइम पर कश्मीर का भी मसला चल रहा था, वो भी फिर ये सब कुछ देखते हुए कि अगर हम ये सब अभी से यहाँ पर करेंगे तो फिर वो वहाँ पर भी ये चीज़ आएगी और ये इंटरनेशनल लेवल पर ये एक इशू बन जाएगा। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने यहाँ पर इस बातचीत से हल करने की कोशिश की। लेकिन जो क्या कहेंगे अपना क़ासिम रिज़वी ने दिल्ली में जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को धमकी देकर आए कि नहीं, मैं शामिल नहीं होऊंगा, हम लोग आज़ाद रहेंगे, चाहे तो जो करना है कर लो। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या हुआ कि यहाँ पर है ना पाकिस्तान की तरफ से भी निज़ाम ने मदद की कोशिश मांगी थी, सोचा था कि अगर वो उधर से मदद मिल जाती है तो हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन वो मदद आना वहाँ से इतनी दूर से वो भी तो हार्ड ही था। अब ये सब कुछ होते होते ये हालात चलते चलते
جو ہے وہ رضاکار تنظیم قائم کر لیے تھے قاسم رضوی نے. یہی سال بھر کے ڈیوریشن میں، اس سے پہلے یہ تمام حالات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو تھی رضاکار تنظیم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ستم ڈھائے. یہ حالات رہے. پھر وہاں کی عوام بہت زیادہ نظام کے مخالف ہو گئی. اب یہ ہو رہا ہوتے 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 آ گیا 1 سال ختم ہونے کا موقع، اور ابھی تک کے نظام نے کوئی فیصلہ نہیں لیا تھا. لیکن یہاں پر نظام نے نہیں لیا تھا، لیکن یہاں پر سردار ولبھ بھائی پٹیل جو ہمارے ملک کے فرسٹ ہوم منسٹر پلس نائب وزیر اعظم تھے، انہوں نے فیصلہ لے لیا. ساتھ ہی ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو بھی، ہاں دونوں کا کمبینیشن تھا. تو یہ انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب کون سا وقت شروع ہو چکا ہے؟ ایکشن کا وقت شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ایکشن لیا گیا اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ ہے آپریشن پولو. یہ آپ لوگوں کو ایم پی ایس سی یو پی ایس سی میں کوشچن آ سکتا ہے کہ جو حیدرآباد کا جو کیا گیا ہے انضمام، تو اس کو کون سے آپریشن کے تحت کیا گیا. یعنی فوجی کارروائی جو ہوتی ہے، ہر ایک فوجی کارروائی کو ایک سیکریٹ نام دیا جاتا ہے. ویسے ہی یہ نام دیا گیا تھا آپریشن پولو. ٹھیک ہے. تو اب یہ آپریشن پولو آبویسلی یہ کیا تھا؟ اب ایکشن موڈ. اب سردار ولبھ بھائی پٹیل، پنڈت جواہر لال نہرو ٹوٹلی ایکشن موڈ میں آ گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم کو یہاں پر 1-2 کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کب اسٹارٹ ہوتا ہے آپریشن پولو کا جو ہے سب کچھ بتایا گیا ہے کہ 9 سپٹمبر 1948. 6 سپٹمبر سے ہی تیاری شروع ہو چکی تھی. 9 سپٹمبر کو ہوا ہے. اور یہ کس کی جو میجر رہے اس وقت کے JN چودھری، ان کے لیے 13 سپٹمبر تک کے یہ لوگ آگے بڑھ گئے. 2 سائڈ سے یہ فوج نے حملہ کیا تھا. ایک سولاپور سائڈ سے تھا، ایک وجے واڑہ سائڈ سے تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو فوج بھی تھی تو یہ 4 ٹائپ کی تھی، یعنی کہ فلی تیاری کے ساتھ. ایک سامنے والے جو مین زیادہ ہتھیار لیے والے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 2nd ٹائپ کے فوجی، کوئی بیمار اگر ہو جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک الگ سے. اس طرح سے ایک ٹوٹل پوری کی پوری تیاری کے ساتھ یہ اٹیک ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ جو اٹیک ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں 17 سپٹمبر 1948 کو نظام نے سرنڈر کر دیا. ٹھیک ہے. کون تھے نظام اس وقت کے؟ یاد ہے؟ میر عثمان علی. انہوں نے کیا کیا؟ نظام میر عثمان علی، ہاں ٹھیک ہے، ان کو نظام کہا جاتا ہے، ان کو تو لقب ہے. تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پر سرنڈر کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہر سال جو یہ پولیس ایکشن جو آپریشن پولو ہوا تھا اور اس میں جو انہوں نے فتح حاصل کی تھی، تو اس کے بعد جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 17 سپٹمبر کو مراٹھواڑہ یا پھر حیدرآباد مکتی سنگرام منایا جاتا ہے. فلیگ ہوسٹنگ ہوتی ہے اس دن. ابھی پرسوں ہی 17 سپٹمبر گزرا ہے. تو یہ اسی کے لیے کہ یہ حالات کے بعد حیدرآباد جو ہے بھارت کا ایک حصہ بنا ہے. ٹھیک ہے. سمجھے آپ کس طرح سے حالات رہے ہیں؟ اس طرح سے کہ یہاں پر الگ الگ کوششیں رہی، الگ الگ منصوبے رہے کہ اس کو آزاد رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن آخر میں جو تھا جیت جو حاصل ہوئی تھی انڈین آرمی کو حاصل ہوئی تھی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حیدرآباد ریاست بھارت میں ضم ہو گئی اور ہمارے ملک کا ایک اٹوٹ حصہ بن گئی. وہاں کوشش ہوئی تھی لیکن وہ کوشش کو ناکامیاب کر دیا پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی کوششوں نے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو یہ پارٹ ہے الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ والا پارٹ بھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک دم ایزی ہے، کچھ بھی ہارڈ نہیں ہے، بس سمجھتے ہوئے چلیے، اور جو نہ سمجھ میں آئے تو بالکل آپ ہم کو اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اور لاسٹ میں کہ جو ہے ہم کو دنیاوی تعلیم تو حاصل کرنی ہی ہے، لیکن ہمیں دین کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ دین کے ساتھ دنیا کو لے کر چلنا ہے. آج ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دین کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن ہم کو دین کے ساتھ دنیا کو لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دینی تعلیم بھی تھوڑی بہت کیوں نہ ہو، ایک حدیث کیوں نہ ہو، ایک دن میں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی نیت رکھنی چاہیے. تو ویسے ہی ایک آج کی اگر آپ لوگوں کو پھر وہی بولیں گے کہ 1% بھی اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو یہ حدیث تھوڑا سا غور سے پڑھیے، سمجھیے کہ اگر ہم صرف ایک دن میں 10 بار یعنی 10 باری اگر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک گھر جنت میں بنا دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا وقت لگے گا، صرف 5 یا 10 منٹ، اور اس کے بدلے میں ہم کو کیا مل رہا ہے؟ جنت میں گھر. کتنا اچھا سودا ہے، کتنا اچھا بزنس ہے یہ. اگر ہم اس سے بھی اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم جیسے کیا کہیں گے، نادان بیوقوف سے کوئی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم دنیا میں بنانے کے لیے تو کتنا کروڑوں روپے ہم کو بلڈنگ بنانے کے لیے لگ جا رہے ہیں، لاکھوں روپے لگ جا رہے ہیں، اور وہ اس کے بعد بھی ہم کو چھوڑ کر جانا ہے. لیکن جنت کا گھر یہ ہمارے لیے ہمیشہ کا گھر رہے گا. تو ہم اگر ہر دن 10 ٹائم اگر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو سوچئے کہ ہم وہاں پر کتنے سارے گھروں کے مالک بن جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمارے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے پھر. ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.